1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन की हिंदुस्तान में आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया गया। उस परिवर्तन में 1861 में हाई कोर्ट एक्ट आया, सिविल सर्विसेज एक्ट आया और इंडियन काउंसिल एक्ट आया। इन 3 एक्टों के द्वारा विधायी, प्रशासनिक और कानूनी संरचनाओं में आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया गया। जो इंडियन आर्टिलरी यूनिट थी वो ब्रिटिश यूनिट द्वारा रिप्लेस कर दी गई और जो सैनिकों का रेशियो था, भारतीय नागरिकों का रेशियो कम करके ब्रिटिश रेशियो को बढ़ा दिया गया भारतीय सेना में, और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज कर दिया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा जो डिवाइड एंड रूल के सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया गया, जिसके द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता को कम किया जा सके। डायरेक्ट क्राउन का रूल इस्टेब्लिश हो गया। इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता से समाप्त हो जाता है और डायरेक्ट ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हो जाता है। गवर्नमेंट जो है अपने आप को जो ईसाइयत के जो मिशनरीज से अपने आप को अलग कर लेती है। एक नए पद की संरचना होती है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वाज क्रिएटेड। गवर्नर जनरल की जगह वाइसराय पद परिवर्तित कर दिया जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को समाप्त कर दिया जाता है। इस तरह से देखते हैं कि पूरे इस विद्रोह के बाद आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया जाता है ब्रिटिश शासन व्यवस्था में। जो भारतीय संदर्भ में जो व्यवस्था थी उसमें आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया जाता है। हाईकोर्ट एक्ट 1861 के द्वारा कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। ब्रिटिश संसद द्वारा रानी विक्टोरिया को यह अधिकार दिया जाता है कि वो लेटर पेटेंट जारी करके हाई कोर्ट की स्थापना कर सकें। ब्रिटिश संसद द्वारा उनको लेटर पेटेंट जारी करने का अधिकार दे दिया गया। प्रेसिडेंसी शहरों में मौजूद सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को प्रतिस्थापित कर दिया गया, रिप्लेस्ड कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा 1862 में उसको रिप्लेस्ड कर दिया गया। जो पहले कलकत्ता में और बॉम्बे में, मद्रास में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी और सदर अदालतों को इस एक्ट के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया और हाई कोर्ट को ओरिजिनल जुरिडिक्शन और अपीलेट जुरिडिक्शन दोनों दे दिया गया। एक मुख्य न्यायाधीश और 15 न्यायाधीश विभिन्न हाई कोर्टों में नियुक्ति की गई। इस तरह से एकीकृत न्यायिक व्यवस्था स्थापित करने और निर्माण करने के मार्ग में एक बहुत बड़ा कदम था। सिविल सर्विस एक्ट 1861 पास हुआ। प्रत्यक्ष ब्रिटिश सिविल सेवकों की नियुक्ति की गई। एक तरह से प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया। अब सिविल सेवकों की नियुक्ति का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं रह गया। अब वो एक प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया बनाई गई। ICS की स्थापना की गई और हिंदुस्तान में
डायरेक्ट ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे अधिकार छीन लिए गए। ब्रिटिश सिविल सेवकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई और ऐसे प्रतियोगी परीक्षा और भारतीयों को इस प्रतियोगी परीक्षाओं में अपीयर होने की अनुमति पहली बार मिलती है। ऐसे प्रतियोगी छात्र जो भारत में 7 वर्ष कम से कम रहे हों और यहाँ की स्थानीय भाषा में परीक्षा पास किए हों, वो ICS की परीक्षा में बैठने की पात्र मानी गई। सत्येंद्र नाथ टैगोर 1864 में पहले ICS बने। चयनित अभ्यर्थी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को रिपोर्ट करते थे। अगर रिपोर्ट करने के 12 महीने के अंदर अप्रूवल नहीं हुआ तो उनकी नियुक्ति नल एंड वाइड हो जाती थी। इस तरह से देखते हैं कि जो एज लिमिट थी जो ICS की, वो एज लिमिट बहुत ही जो है कम थी। 23 साल थी 1859 में और 22 साल थी 1860 में, 21 साल कर दी गई 1866 में और 19 साल कर दी गई 1872 में। इस तरह से बहुत ही अर्ली एज में मैक्सिमम एज लिमिट फिक्स करने के कारण भारतीयों को बहुत कम अवसर रहता था उस परीक्षा में क्लियर होने का। इस तरह से इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पास होता है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा भारतीयों को सरकार में शामिल होने की अनुमति मिलती है। प्रांतों को विधायी अधिकार बहाल किया गया। सत्ता को डिसेंट्रलाइज करने की प्रक्रिया शुरू की गई। वायसराय कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। भारतीय नागरिकों को उसमें सदस्य बनाया गया। पोर्टफोलियो प्रणाली लॉर्ड कैनिंग के समय शुरू की गई, जो एक कैबिनेट जैसी संरचना स्थापित की गई और जिम्मेदारी युक्त पदभार दिया गया। पहली बार भारतीयों को इसमें शामिल किया गया। अध्यादेश बनाने की शक्ति भी दी गई वायसराय को। विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। यद्यप विधान परिषद की भी शक्ति बहुत सीमित थी। वायसराय के अप्रूवल के बिना उसकी समय सीमा और उसकी वैलिडिटी बहुत कम थी। अंत में किसी भी अध्यादेश को सचिव सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट किसी भी अध्यादेश को निरस्त कर सकता। इस तरह से 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुई और ब्रिटिश एक्ट के द्वारा भारतीयों को भी शामिल करने की व्यवस्था की गई और सीधे भारत में शासन सत्ता सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। इस तरह से देखते हैं कि इंडियन सिविल सर्विस चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा एक एग्जामिनेशन सिस्टम प्रणाली को लागू किया गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के रिक्रूटिंग अथॉरिटी को रिप्लेस करके एक प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा ICS की स्थापना की गई और एक एग्जामिनेशन के माध्यम से ICS अफसरों की नियुक्ति और प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। इस तरह से देखते हैं कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था ने 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया और इस तरह से
1857 के विद्रोह ने भारतीय शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और अन्य प्रशासनिक व्यवस्था को परिवर्तित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज इसी विषय पर हम लोग डिस्कस किए। अगली डेट पर फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी विधायी मुद्दे पर फिर डिस्कस किया जाएगा। धन्यवाद।